43 क्वेश्चन बोल रहा है a 300 ohm resistor and a capacitor of 25 microfarad are connected in series to a 200 volt 50 hertz AC source. The current in the circuit is, ठीक है, बोल रहा है रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 300 ohms, कैपेसिटेंस दे रखा है 25 पाई माइक्रोफराड, आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि ये आरसी सर्किट है, सीरीज का आरसी सर्किट है, टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, यानी कि मुझे ये क्या दे रखा है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स दे रखा है। अब मुझे ये ध्यान रखना होता है कि जब मुझे ऐसी सोर्स दे रखी हो, है ना, तो यहां पर मुझे पहचानना होता है कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी के साथ जो वोल्टेज दे रखा होता है वो मेरा आरएमएस वोल्टेज होता है। तो मेरा क्या होगा, वी आरएमएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी 200 वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ वैल्यू है इसकी, तो मेरी आरएमएस वैल्यू होती है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी 50 है तो ओमेगा क्या हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई एफ होता है, एफ की वैल्यू 50 पुट करेंगे तो 50 into 2 100। ओके, अब यहां पर मुझे निकालना था करंट कितना आया, ठीक है, मुझे अगर करंट निकालना है तो यहां पर उसने पूछा नहीं कौन सा करंट, तो देख लेते कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहां से वी आर एम एस से क्या निकालूंगा, पहले तो देखो वी आर एम एस ये है, तो यहां से मेरा वी नॉट कितना आएगा, वी नॉट कितना आएगा मेरा, यहां से देखो वी आर एम एस होता है मेरा क्या, वी नॉट बाय रूट 2, तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी वी आर एम एस टाइम्स रूट 2, यानी कि 200 रूट 2 वोल्ट, है ना, 200 रूट 2 आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पर आर दे रखा है, सी दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, तो पहले तो मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पर इंपीडेंस निकालूंगा, क्योंकि सीरीज आर सर्किट है, तो ये आता है मेरा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना भाई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए ऐसा रख देता हूँ 25 अपॉन में पाई इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 फराड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मेरा क्या आएगा, इसकी वैल्यू मैं रख दूंगा पाई ही रखता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, सी ये रहा, अच्छा सी नहीं आता, सॉरी यहां मेरा आता है काई सी आता है, रिएक्टेंस आएगा ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, तो सी के लिए होगा मेरी फराड। मुझे पता है कि काई सी कैसे निकालता हूं मैं, काई सी आता है मेरा 1 बाय ओमेगा सी से, तो 1 बाय ओमेगा की वैल्यू क्या है 100 पाई, 100 पाई, सी की वैल्यू क्या है 25 अपॉन में पाई इंटू 10 की पावर -6, तो पाई से पाई कट गया, ये बच जाएगा मेरा कितना, ये मेरा बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास, ठीक है, तो यानी काई सी की वैल्यू क्या है मेरी 400 आई है। तो अगर मैं इंपीडेंस निकालूंगा सॉल्व करके कितना आएगा मेरा इंपीडेंस, Z इज इक्वल्स टू, देखो अंडर रूट में आप वैल्यू पुट करूंगा इसकी, R की वैल्यू कितनी है मेरी 300 का स्क्वायर प्लस का 400 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये ट्रिपलेट होता है 300 और 400 या फिर 3 और 4 का, हो जाएगा मेरा 500 ओम्स, ठीक है भाई। तो Z की वैल्यू आ गई मेरे पास 500 ओम। अब उसने मुझे करंट की वैल्यू पूछी थी, मुझे पता नहीं कौन सी करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, देख लेते हैं। अब अगर मैं निकालू किसकी वैल्यू, आई आर एम एस की वैल्यू निकालू, तो वो कितना आएगा मेरा वी आर एम एस अपॉन में इम्पीडेंस आएगा, जैसे ओम्स लॉ में देखते हैं, तो वैसे ही कुछ सिमिलर है। वी आर एम एस की वैल्यू क्या है 200 वोल्ट अपॉन में Z की वैल्यू क्या है 500, तो ये कितना आएगा ये 2/5, तो ये मेरा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना 0.4 एम्पेयर, और ये ऑप्शन भी है 0.4 एम्पेयर, यानी कि मुझसे क्या मांग रहा था, आई आर एम एस मांग रहा था, है ना, आई नॉट की वैल्यू नहीं मांग रहा था। अच्छा मैं अगर आई नॉट की वैल्यू निकालूं तो आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी मेरी, आई नॉट की वैल्यू आएगी मेरी आई आर एम एस टाइम्स रूट 2, तो ऑप्शन ही नहीं है ना भाई, आई आर एम एस की वैल्यू क्या है 0.4 आई है मेरी, तो 0.4 रूट 2 तो ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि आई नॉट मुझसे नहीं पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था मुझसे, आई आर एम एस पूछ रहा था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा क्या बी, ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 क्या बोल रहा है, द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, भाई हम लोगों ने पढ़ रखा है कि लैमिनेशन ट्रांसफॉर्मर में क्यों करते हैं हम लोग, ताकि एडी करंट्स का लॉस ना हो, एडी करंट का कॉज हम लोग कम कर दें। एडी करंट्स क्या होते हैं बेसिकली, एडी करंट्स वो सर्कुलर लूप में करंट होते हैं, एडी करंट्स वो सर्कुलर लूप में करंट होते हैं जो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से या फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बनते हैं, या फिर फराडे का लॉ हम लोगों को याद है अगर, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की नाम चीज हमने पढ़ी थी, है ना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनती है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से, तो इंड्यूस्ड करंट भी बनता है,
यही हमने फैराडे से पढ़ा था ना। तो वही बात है, अगर मान लो मैंने एक मेटालिक प्लेट ले ली है, मैंने एक मेटालिक प्लेट ले ली है, उस मेटालिक प्लेट के अक्रॉस मैंने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा दी है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा दी है, तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर उस सरफेस के क्रॉस है तो यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इंड्यूस करंट भी बनेगा। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये सर्कुलर लूप में होगी। ठीक है, किस पर, मेटालिक प्लेट्स पर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं वैसे तो। ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोलता हूं मैं, एडी करंट्स बोलता हूं। ठीक है, अब ये एडी करंट जो होते हैं वो सरफेस पर बनते हैं, तो ये सरफेस पर जब बनते हैं, कंडक्टिंग सरफेस जब बनते हैं, तो इनकी वजह से हीट का लॉस बड़ा होता है, हीट का लॉस बड़ा होता है। तो एडी करंट्स एक तरह से ज्यादातर हमारा फायदा नहीं कराते, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। जब भी डिवाइसेस होते हैं तो जिनके अंदर हमारा एसी सोर्स लगता है, तो उसके अंदर एडी करंट्स बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है हमारा जिसके अंदर एसी सोर्स यूज होता है, एसी सोर्स यूज होता है तो चेंजिंग करंट है, चेंजिंग करंट क्या बनाएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो वही बात आ गई, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी सरफेस से पास हो रही है तो एडी करंट्स बनेंगे, और एडी करंट्स बनेंगे तो हीट लॉस ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में जो पतली पतली मतलब जो हमारा बड़ा सा कोर होता है, आयरन कोर जो होता है, उस आयरन कोर को स्लाइसेस में पहले तो डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइसेस में पहले उसको डिवाइड कर लेते हैं, और हर एक स्लाइस को हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। लैमिनेट करने से क्या होगा, सरफेस पर एक इंसुलेशन क्रिएट हो जाएगा, इंसुलेशन क्रिएट हो जाएगा तो करंट का फ्लो होना कम हो जाएगा, यानी कि एडी करंट्स का फ्लो होना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एडी करंट का लॉस कम हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को क्या बोलना है, इसका आंसर डी बोलना है। ठीक है, कौन सा समझ आएगा सबसे, देखो इसने क्या बोला था, कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स। ठीक है, समझ आ गया होगा एडी करंट्स की कहानी। चलो अब आते हैं एजर्शन रीजनिंग पे, तो 44th का मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी, एडी करंट्स। 45th क्वेश्चन पे आते हैं, 45th एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखो एजर्शन रीजन इजी ही आए थे। देखो एजर्शन 45th क्वेश्चन का बोल रहा है, अ नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ी मूव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव चार्ज पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ठीक है, क्यों लगाती है ऐसा फोर्स, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल होती है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा क्या लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो यानी कि क्या है, पॉजिटिविटी इस तरफ है, नेगेटिविटी इस तरफ है, तो यहां पर क्या होगा मेरा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, यानी क्योंकि यहां पर क्या बैठी है, यहां पर हमारी पॉजिटिविटी बैठी हुई है, तो पॉजिटिविटी इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगाती है, इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, अच्छा एजर्शन तो इसका फॉल्स हो गया। ठीक है, एजर्शन क्या हो गया, इसका फॉल्स हो गया। अब रीजन देखते हैं, रीजन बोल रहा है ऑन अ नेगेटिव चार्ज अ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। फिर गलत बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। अभी तो देखा हम लोगों ने, फोर्स कहां लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, हमारा डी हो जाएगा, एजर्शन भी गलत और रीजन भी गलत। ठीक है, ओके, 40 का आंसर हो जाएगा मेरा डी। 46 देखिए, 46 बोल रहा है एजर्शन में द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। बार मैग्नेट के पोल्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है भाई, सही बात कह रहा है, क्योंकि मोनोपोल्स जो होते हैं कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। अगर तुम बार मैग्नेट को काटने की कोशिश करोगे तो कटा हुआ बार मैग्नेट भी अपना साथ वाला पोल लेके बैठा होगा। कभी भी ये मत सोचना कि बार मैग्नेट को काटने से नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा, नहीं, वो अपना एक बाई क्रिएट कर लेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, तो यानी कि एजर्शन तो हमारा सही है, क्योंकि उसने बोला है पोल्स ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेट। ठीक है, ट्रू। रीजन बोल रहा है मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। यस, बिल्कुल एकदम सही रीजन दिया है इसने, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अभी जो मैंने आपको बताया यही तो बताया, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्या, ए। एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड देयर एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट। 47 क्वेश्चन देखिए, 47 क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन रेडियस ऑफ अ, उसका एजर्शन बोल रहा है व्हेन अ रेडियस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज डबल्ड
इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम 4 टाइम्स। अगर हम किसी करंट कैरिंग लूप का रेडियस, कि मेरी करंट कैरिंग लूप है मान लो, इस करंट कैरिंग लूप का जो भी रेडियस होगा, मान लो ये r है, इसका रेडियस अगर मैं क्या कर दूं, डबल कर दूं, अगर मैं इसका रेडियस डबल कर दूं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। मुझे पता है कि करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक डायपोल की तरह एक्ट करता है, और डायपोल है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा। ओके, तो मुझे पता है कि करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है I टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, और मान लो इसका रेडियस r है तो I टाइम्स क्या होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां से मुझे दिख रहा है कि करंट तो कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा हमें सर्कुलर लूप के अंदर, तो यहां से मुझे पता लग रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी कि रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैंने रेडियस को डबल कर दिया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट इज विल बिकम 4 टाइम्स। तो बात ट्रू कह रहा भैया। ठीक है, असम्पशन इसका ट्रू है। रीजन देखिए, रीजन बोल रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लूप। सही बोल रहा है, अभी दिखाया मैंने, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो पाई आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पाई आर स्क्वायर मैंने कहां से लिखा था, एरिया से तो लिखा था, इस सर्कल का एरिया ही तो है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लूप। ओके, सही बोला इसने, ए ऑप्शन होगा इसका, असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 48 देखिए, 48 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन भी नहीं है, थोड़ा सा ही है। देखिए रब करते हैं इसको। 48 बोल रहा है हमारा क्या, सुनिए, असर्शन बोल रहा है, सुनो ढंग से, हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। अब यहां पर हम लोगों को पहले एमीटर की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, मतलब ज्यादा नहीं, हम लोगों को थोड़ी सी डिवाइसेस की नॉलेज भी होना तो काफी है। बोल रहा है अगर मैं एमीटर की रेंज बढ़ा दूं, एमीटर की रेंज बढ़ा दूं तो उसका रेजिस्टेंस जो है एमीटर का मुझे और कम रखना पड़ेगा। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस तो वैसे ही कम होता है, तो बोल रहा है और कम रखना पड़ेगा अगर मैं उसकी रेंज बढ़ा दूंगा तो देखते हैं ये चीज ट्रू है या नहीं। देखो भाई, अगर मैं एमीटर लूं, ठीक है, तो देखो यहां पर अगर मैं एमीटर लूं तो यहां पर बोल रहा है अगर इसने एमीटर की रेंज बढ़ा दी है, मान लो ये भी क्या था, 0 से लेके 10 एम्पेयर तक का था, 0 से लेके 10 एम्पेयर तक का था। अब मैंने क्या कर दिया, इस एमीटर की रेंज बढ़ा दी, इस एमीटर की मैंने क्या कर दी, रेंज बढ़ा दी। अब 0 से 20 एम्पेयर तक कर दी, तो हुआ क्या, मैंने जब रेंज बढ़ाई तो यहां पर मुझे ये नोटिस करने वाली बात देखनी चाहिए कि यहां पर इस एमीटर की सेंसिटिविटी जो है वो घट गई है। रेंज बढ़ाने पर एमीटर की सेंसिटिविटी घट गई है, क्योंकि सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है मेरी, वैसे हम लोगों ने पढ़ा है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है मेरी, ये होती है मेरी फाई अपॉन में आई, फाई अपॉन में आई, यानी कि फाई होता है मेरा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन शोन बाय नीडल, एंड आई इज द करंट मेजर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अगर मैं करंट की वैल्यू कम करूंगा, करंट की वैल्यू अगर मैं कम करूंगा और फाई की वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं यहां से अगर रेंज की वैल्यू मैंने बढ़ा दी तो सेंसिटिविटी घटा दी, इसका मतलब क्या, सेंसिटिविटी घटाने का मतलब यह है कि करंट की वैल्यू ज्यादा, और सॉरी करंट की वैल्यू ज्यादा नहीं, फाई की वैल्यू मैंने क्या कर दी, कम कर दी। करंट तो कांस्टेंट है, करंट तो कांस्टेंट है, फाई की वैल्यू मैंने कम कर दी, फाई की वैल्यू मैंने कम कर दी। यानी कि सेंसिटिविटी ज्यादा कब होती है एक्चुअली में, छोटे से करंट पे अगर मेरा डिफ्लेक्शन ज्यादा शो हो रहा हो तो उसमें मैं कहता हूं क्या कि एमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा है। लेकिन अगर मेरा थोड़ा सा करंट ज्यादा हो गया, मान लो करंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, या फिर मान लो करंट कांस्टेंट ही है, ठीक है, सेम करंट के लिए
अब डिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम शो हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, उस सेम एमीटर की सेंसिटिविटी कम हो गई है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, सेम छोटे छोटे करंट के लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा शो हो रहा था, अब उसी सेम करंट के लिए डिफ्लेक्शन कम शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ डिविजन बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ गए तो डिफ्लेक्शन भी वो कम ही शो करेगा छोटे छोटे करंट के लिए। ठीक है, मान लो पहले 10 एम्पेयर के लिए ये जो नीडल है, मान लो ये नीडल है, नीडल शो हो रही थी यहां पर, अब 10 एम्पेयर कहां शो होगी, यहां होगी। तो क्या हुआ, उसने डिफ्लेक्शन कम कर दिया ना अपना, डिफ्लेक्शन कम हो गया, नहीं सेंसिटिविटी कम हो गई। ठीक है, बात समझ आई। अब देखो सेंसिटिविटी कम कर दी, सेंसिटिविटी मैंने कम कर दी, यानी कि मैं इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं कि मैंने करंट की वैल्यू बढ़ा दी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझो, करंट की वैल्यू मैंने बढ़ा दी। अब करंट की वैल्यू बढ़ेगी कब, जब एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, एमीटर का अगर रेजिस्टेंस कम है, एमीटर का अगर रेजिस्टेंस मेरा कम है, तो मेरे जो रेंज है, अब मतलब रेंज बढ़ाने से मेरी सेंसिटिविटी घटी, सेंसिटिविटी घटी तो आई बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। ठीक है, ऐसी एनालॉजी आप बना सकते हैं। तो यहां से एजर्शन जो बोल रहा था, हाइयर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर, तो ये बात 100% ट्रू है। ठीक है, रीजन देखिए क्या बोल रहा है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज टू इट। बोल रहा है अगर हमें एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो एडिशनल शंट ऐड करना पड़ेगा सीरीज में टू इट। अगर मैं रेजिस्टेंस, शंट का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगर मैं सीरीज में ऐड करूंगा तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेंज को मुझे कम रखना पड़ेगा, है ना भाई। यहां पर तो मैंने क्या करा, रेंज को मैंने बढ़ाया तो मेरा रेजिस्टेंस कम हुआ। यहां से मैं देख पा रहा हूं कि रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर मुझे रेंज बढ़ाना है तो मुझे रेजिस्टेंस को कम रखना पड़ेगा, और अगर मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो मुझे रेंज को कम रखना पड़ेगा। तो एज रीजन में तो ये बोल रहा है कि अगर हमें रेंज को बढ़ाना है तो एक रेजिस्टर को सीरीज में लगाना पड़ेगा। भैया अगर मैं रेजिस्टर को सीरीज में लगाऊंगा तो मेरा तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेंज बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली बात है घटेगा, और मुझे तो इंक्रीज करना है। तो यानी कि रीजन क्या है इसका, गलत है। एजर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ओके, ये बात समझ आई। यहां से हम लोग एनालॉजी बता दी, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, फाई अपॉन में आई। ठीक है, अगर मैं सेम करंट की बात करूं तो उसके अंदर मैंने क्या करा, फाई की वैल्यू घटा दी है, फाई की वैल्यू घटा दी है, कैसे, रेंज बढ़ाकर, सेम एमीटर की रेंज बढ़ाकर, यानी कि मैंने क्या कर दिया, एक तरह से करंट सेंसिटिविटी घटा दी, सेंसिटिविटी घटा दी, यानी कि अब मैं कह सकता हूं अगर मैंने सेंसिटिविटी घटाई है तो मुझे करंट को एक तरह से इंक्रीज करना पड़ेगा। करंट को इंक्रीज करूंगा तो क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज कब होगा, जब रेजिस्टेंस मेरा कम होगा। तो यहां से मैंने रिलेशन निकाल लिया, रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है।